तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। ज्योग्राफी का सेशन है और ज्योग्राफी में आज हम आपसे बात कर रहे हैं यूनिवर्स की। ब्रह्मांड क्या है, गैलेक्सीज क्या है ना, तारामंडल क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, तारामंडल और सोलर सिस्टम में क्या अंतर है, इन चीज़ों को हमने आपको बताया पिछले सेशन में। इसके अलावा प्लेनेट और क्या होता है, स्टार क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये बताया, और जो स्टार हैं उसकी एनर्जी का क्या सोर्स है ये बताया। इसके अलावा सन को समझाया है, क्या है फोटोस्फीयर, क्या है क्रोमोस्फीयर, क्या है रेडिएटिव जोन, कोरोना क्या है, कोर क्या है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं और बात करेंगे आपसे कि जो तारा है, स्टार है, उसमें सुपरनोवा ब्लास्ट कैसे होता है, कैसे वो ब्लैक ड्वार्फ या वाइट ड्वार्फ में बदलता है, कैसे और क्यों या कब वो ब्लैक होल में बदलता है, ब्लैक होल है क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पता है जैसे कि हाँ सूरज है, तारा है ना, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है सूरज। उसी तरह से इस यूनिवर्स में बहुत सारे तारे हैं, गिन भी नहीं सकते आप। अब हर तारे की जो एनर्जी है ना वो लिमिटेड है। भले ही वो 5 अरब साल तक चले, लेकिन लिमिट तो है ना, 5 अरब साल बाद वो ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो 5 दिन चले, उसकी एक लिमिट है ना। जैसे हमारा जीवन है ना, जीवन की भी लिमिट है। भले ही तारा 6, जैसे सूरज की उम्र कितनी है, अनुमानित उम्र सूरज की, आने वाले 5 अरब साल तक सूरज रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो कैसे ख़त्म होगा? कहते हैं सूरज भी एक समय के बाद ब्लैक होल में बदल जाएगा, और जिस दिन सूरज ब्लैक होल में बदल जाएगा उस दिन पृथ्वी को निगल लेगा। वही हो जाएगी आपकी प्रलय या कायनात। लेकिन हो सकता है प्रलय या कायनात उससे पहले आ जाए। तो कैसे बदलेगा ब्लैक होल में, बैठो वहाँ पर हमसे। तो देखें ये सन है, यहाँ पर मैंने लिखा है, ये ब्लैक डॉट मैंने दिखा रखे हैं यहाँ पर। सर इसको दिखाएंगे, थोड़ा सा इसको फोकस करेंगे एक बार रुक के। तो अब देखें ये तारा है, मैंने गोल गोल बना रखा है। हालांकि तारे की स्टार की जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, अनियमित होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे गोल गोल बना रखा है तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना। इसके अंदर ईंधन है। ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया, समझ आ रहा है बेटा? तारे के अंदर ईंधन क्या है? हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन आपस में मिल रही है, H2 + H2 हीलियम बन रही है। हाइड्रोजन के 2 एटम मिल करके हीलियम का एक एटम बना रहे हैं, नाभिकीय संलयन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, उसकी वजह से तारे में विस्फोट हो रहा है, जिससे आपको हीट और रोशनी मिल रही है। ये प्रोसेस चल रहा है। जैसे कि आप लोग भट्टी में कोयला झोंके ना, तो उससे गर्मी और रोशनी मिल रही है, तो उसी तरह से ये इसकी भट्टी है। तारा भी एक भट्टी है, बहुत बड़ी भट्टी, समझ रहे ना, जिससे गर्मी और रोशनी लगातार मिल रही है। अब ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। मैंने आपको पता है इसकी एक लिमिट है। अब तारे की लिमिट मतलब तारे के ईंधन की लिमिट है। भाई हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है, एक स्टेज तो ऐसी आएगी जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। एक स्टेज ऐसी आई, क्योंकि एक स्टेज ऐसी भी आनी है जब पृथ्वी पर कोयला खत्म हो जाएगा, है ना। पृथ्वी पर जो कोयले के भंडार हैं वो 50 साल के लिए बचे हैं बस। तो इसी तरह से अब धीरे धीरे क्या होता है, इसमें ईंधन यानी कि हाइड्रोजन खत्म होने लगती है। अब प्रोसेस ये है कि अंदर का जो एरिया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, अंदर का एरिया जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो थी वो धीरे धीरे कम हुई और फिर खत्म हो गई। सारी की सारी हाइड्रोजन जो थी वो हीलियम में बदल गई, और धीरे धीरे हीलियम बदल गई कार्बन में। उस गर्मी ने हीलियम को किसमें बदल दिया? कार्बन में। इसके तारे के अंदर जो है धीरे धीरे सारी हाइड्रोजन खत्म हो गई। हाइड्रोजन किसमें बदल गई? हीलियम में। समय के साथ साथ वो हीलियम जो है बदल गई कार्बन में। लेकिन बाहर का जो हिस्सा है, यहाँ पर जो मैंने आपको रेड स्पॉट्स में दिखा रहा हूँ ना, ये जो बाहर का हिस्सा है, यहाँ पर प्रोसेस जारी है। यहाँ पर प्रोसेस क्यों जारी है? इसलिए जारी है क्योंकि यहाँ पर ईंधन बचा हुआ है। यहाँ पर ईंधन या फ्यूल जिसे आप कहते हैं, ईंधन या फ्यूल जो है वो यहाँ पर बचा हुआ है। यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन जो है यहाँ लगातार जारी है। न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन यहाँ पर लगातार जारी है। तो होता यह है कि अंदर तो हाइड्रोजन खत्म हो गई, अंदर ईंधन खत्म हो गया, लेकिन बाहर जो है ईंधन बचा हुआ है, यहाँ संलयन चल रहा है। तो ये आपके शरीर में कभी फोड़ा हुआ ऊपर किसी के बचपन में? अब हुआ फोड़ा, है ना, हुआ है। हाँ, तो वो बेढप सा हो जाता ना, पिलपिला सा, बेढप सा, और जितना धीरे धीरे पकता जाता उतना ही वो लाल हो जाता है ना। दर्द भी होता है उसको, वैसे उसको छूने में बड़ा मजा आता है। ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करते रहते ना, है ना। बचपन में होती थी ना फुंसियाँ, पता नहीं बचपन में क्यों होती थी फुंसियाँ, अब नहीं होती। फुंसियाँ बचपन बहुत होती थी ना, पैर में इधर उधर। हाँ, तुम्हारी भी हुई होंगी, है ना। हाँ, अब नहीं होती हैं। तो वो जो हमारा ना अनियमित खान पान होता था ना, उसकी वजह से शायद होता होगा जो भी। क्योंकि जैसे आप देखते हो ना, अब फुंसियाँ क्या होती हैं, अब तो फोड़े होते हैं बड़े बड़े, है ना, बड़े बड़े फोड़े होते हैं। तो देखते हैं ना, जब पूरी तरह से पक जाता है, वो पूरी तरह से पक जाता, कितना दर्द होता, आ। फिर जब उसमें सुई हुई डॉक्टर छेद देता कि नस्तर लगा देता, तो नस्तर लगाते हुए तो बड़ा, और वो कैसे मवाद कैसे निकलता है एकदम से बाहर को, फुर्र करके निकलता है ना, सुना है ना,
फुर्र करके निकलता है, लेकिन वो उसके वो नश्तर लगने के बाद जब वो सारा का सारा मवाद पस निकल जाता है, फिर बड़ा सुकून मिलता है, शांति पड़ जाती है ना। उससे पहले कितनी दवाइयाँ खा लो, कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको जो मिसाल दे रहा हूँ उस फोड़े की आप कल्पना करो, और ये जो बन गया है एक तरह से आपको ऐसे दिखाई देगा, अगर आप स्पेस में देखो दूरबीन से, तो जैसे कोई फोड़ा हो, लेकिन बहुत बड़ा फोड़ा, और जैसे कोई उस पर आसमान में लाल रंग का राक्षस हंस रहा हो, रावण जैसी हंसी। कोई हंस सकता है ना? तुम तो हंसती हो, है ना, लेकिन मैं नहीं हंस सकता, है ना। हाँ, नहीं, हमारे यहाँ है एक, हंस के दिखाओ रावण की हंसी। नहीं, अच्छा, तो खैर, तो ये जो है आपको एक राक्षस जैसा, दानव जैसा, दैत्य जैसा दिखाई देगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं जिएंट। क्या कहते हैं? जिएंट। अब ऊपर स्पेस में आपको ये लाल रंग का दिखाई देगा, अंदर ठंडा है, लेकिन बाहर जो है प्रोसेस लगातार चल रहा है, तो ये बेढब सा अनियमित आकार का लाल रंग का दिखाई देगा। इसको हम कहते हैं रेड जिएंट, या लाल दानव, या रक्त दानव। क्या कहते हैं इसको? ये किस में बदल गया? रेड जिएंट, या लाल दानव, या रक्त दानव में बदल गया। अब जाहिर सी बात है, मैंने लिखा भी है ना, देखो मैंने लिखा बाहरी भाग जो, देखो बाहर संलयन जारी है, लिखा मैंने बाहर संलयन जारी है, बाहर का हिस्सा फूल गया, और फूला व लाल बाहरी भाग, ठीक है ना, बाहरी भाग क्या हो गया? लाल रंग का, और फूला हुआ हो गया। इसको हम कहते हैं रेड जिएंट। अब केंद्र में जो हीलियम था वो कार्बन में बदल गया, और कार्बन जो है वो धीरे धीरे लोहा में बदल गया। केंद्र में हाइड्रोजन से हीलियम बदला, हीलियम कार्बन में बदला, और कार्बन किस में बदल गया? लोहा में बदल गया, ठीक है। और ये अब धीरे धीरे ठंडा सा होने लगा। अब जो लास्ट में, अब जब लास्ट हुई, जब लास्ट में हम जब आए, तो इस तारे का जो सारा ईंधन था वो खत्म हो गया, सारा ईंधन खत्म हो गया, इसके अंदर संलयन खत्म हो गया। संलयन खत्म होने का मतलब इसकी एनर्जी खत्म हो गई। एनर्जी, भाई एनर्जी कहाँ से? एनर्जी का मतलब क्या था? रोशनी और टेम्परेचर, ताप, गर्मी और रोशनी तो थी इसकी एनर्जी। लेकिन जब धीरे धीरे सारा ईंधन जब खत्म हो गया इसके अंदर, तो इसकी रोशनी और टेम्परेचर सारा खत्म हो गया। मीन्स इसके अंदर जो एनर्जी या ऊर्जा थी वो सारी की सारी खत्म हो गई, एंड हो गई, वो सारी की सारी खत्म हो गई। अब क्या होगा साहब? मैंने लिखा, देखो इधर, देखो इधर दिखा रहे हैं सर, दिख रहा है ये? अब क्या होता है, यहां पर मैंने लिखा चंद्रशेखर सीमा, भारतीय वैज्ञानिक थे ये, भारतीय मूल के, चंद्रशेखर सीमा। इन्होंने कहा कि हम लोग कहते हैं ना अक्सर कि भाई अब क्या है, तारे में ब्लास्ट हो जाएगा। ये देख रहे हैं ना, तारा फूल रहा है, जैसे मैंने अभी बताया ना, जैसे फोड़े में ब्लास्ट हो जाएगा। फोड़े में अगर आप नस्तर खुद भी नहीं लगाओगे ना, तो धीरे धीरे पक्का खुद ही फूट जाता है ना। तो उसी तरह से ये तारा जो है ना, ये भी फूट जाता। लेकिन साहब ये तारा बहुत बड़ा महाविस्फोट हुआ है, इस विस्फोट को हम कहते हैं सुपरनोवा ब्लास्ट या सुपरनोवा विस्फोट। अब जो चंद्रशेखर थे, ये कौन सा ब्लास्ट हुआ जिसको हमने क्या नाम दे दिया? महाविस्फोट को कौन सा नाम दे दिया? सुपरनोवा, ठीक है ना। इसे हिंदी में कह देंगे महाविस्फोट। चंद्रशेखर ने कहा कि ये जो सुपरनोवा विस्फोट इस तारे में तब तक नहीं होगा जब तक कि इसका मास या इसका द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान के 1.4 गुने से ऊपर रहता है। किसी भी तारे में सुपरनोवा ब्लास्ट तब तक नहीं होगा, तारे की मौत, सुपरनोवा ब्लास्ट को आप कह सकते हो तारे की मौत, सुपरनोवा ब्लास्ट समझ रहे हो ना, फोड़े में विस्फोट, तब तक नहीं होगा जब तक के तारे का मास यानी कि द्रव्यमान, उसे आप वजन समझ लो, हालांकि वजन और मास में बहुत अंतर है, उसे आप वजन समझ लो, जब तक के तारे का मास यानी कि वजन जो है सूरज के मास के 1.4 गुना से ऊपर रहेगा या उससे ज़्यादा रहेगा। जैसे ही 1.4 गुना से नीचे आएगा तो उसमें विस्फोट हो जाएगा, निश्चित ही उसमें विस्फोट हो जाएगा। अब जब विस्फोट होगा, जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट, मैंने लिखा ना, सुपरनोवा ब्लास्ट जब हो जाएगा तो दो कंडीशन हो सकती हैं। क्या कंडीशन हो सकती है? दो कंडीशन। एक, या तो तारे में खिंचाव बहुत हो जाएगा, अंदर संकुचन वाले, अंदर खिंचाव हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा संकुचन या जितना ज़्यादा खिंचाव होगा, डेंसिटी या घनत्व उतना ज़्यादा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि या तो तारे में अत्यधिक खिंचाव या घनत्व हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, उसका जो गुरुत्व है या ग्रेविटी है वो लगभग इनफाइनाइट हो जाएगी। बेटा तुम समझते हो गुरुत्व या ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? हम लोग सभी जो है ना अपने मास की वजह से एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन हम लोगों का साइज इतना कम है कि वो जो खिंचाव है वो निग्लिजिबल है। ये हमें महसूस होता है ब्रह्मांड में। बड़े बड़े तारे, अंतरिक्ष में जो पिंड हैं, तारे, ग्रह, उपग्रह है ना, तो वो अपने वजन की वजह से, अपने द्रव्यमान या मास की वजह से अपने आसपास के तारों और ग्रहों को अपनी ओर खींच रहे हैं। इसको हिंदी में कहते हैं गुरुत्व, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशन, यानी कि एक चट्टान का दूसरी चट्टान को अपनी ओर खींचना। अब ये खिंचाव जितना ज़्यादा होगा वो अपने आसपास की चट्टानों को उतनी तेज़ी से ही खींचेगी, ठीक है। अगर मेरे शरीर में इनफाइनाइट ग्रेविटी आ जाए, मतलब मुझ में ग्रेविटी इतनी ज़्यादा आ जाए कि मैं हर चीज़ को अपनी ओर खींच लूँ,
हर चीज़ को अपनी ओर खींच लूँ, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि सूरज की रोशनी मुझे पड़ेगी, यही जो लाइट्स आप देख रहे हो इनकी रोशनी अब मुझसे पड़ेगी, टकरा करके ये भी वापस नहीं लौट पाएगी, मुझ में ही समा जाएगी और आपको मैं दिखाई नहीं दूंगा। मैं हो जाऊंगा मिस्टर इंडिया। क्या हो जाऊंगा? मिस्टर इंडिया। तो काफ़ी रिसर्च चल रही है कि आदमी को अदृश्य कर दो कि जो उस पर जो भी लाइट टकराए वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर लौटे कि किसी के सामने वाले की आंखों में ना पड़े। जब आंखों में नहीं पड़ेगी तो आदमी अदृश्य हो जाएगा, है ना? समझे ना? गुरुत्व जानते हो आप लोग, गुरुत्व गुरुत्वाकर्षण बल। तो अब सुपरनोवा ब्लास्ट के बाद एक कंडीशन ये हो सकती है कि इस तारे में बहुत ज़्यादा खिंचाव हो जाएगा, इसकी डेंसिटी या इसका घनापन बहुत बढ़ जाएगा, इसमें संकुचन बहुत हो जाएगा, इसलिए इसकी जो ग्रेविटी या जो गुरुत्वाकर्षण है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा का मतलब इनफाइनाइट या अनंत हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अपने आसपास की हर चीज़ को अपने अंदर समा लेगा। ठीक है, समा लेगा, लेकिन ये दिखाई नहीं देगा आपको। मतलब यहाँ पर है वो, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप जा रहे हैं और गड़प करके उसमें गिर गए। मान लो जैसे नीचे तालाब है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप जा रहे हैं और गड़प करके उसमें गिर गए, पता ही नहीं चला किधर गए, खत्म, फना, पता ही नहीं चला किधर गए, है ना? तो उसी तरह से ये आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? दिखाई इसलिए नहीं दे रहा बेटा कि इसके अंदर ग्रेविटेशन इतना ज़्यादा है कि जो सूरज की रोशनी से टकरा रही है ना, टकरा करके वापस नहीं लौट पा रही, सूरज की रोशनी को भी अपने अंदर समा ले रहा। ऊपर आसमान में बहुत सारे ग्रह उपग्रह आप देख रहे हैं, उस पर रोशनी सूरज की या उसके आसपास के किसी तारे की टकरा रही है, टकरा करके वो वापस लौट रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, वो हमारी आंखों में पड़ रही है, हम उसको देख ले रहे हैं। अब मान लीजिए चांद है, चांद हमें कैसे दिख रहा है? सूरज की रोशनी पड़ती है चांद पे, टकरा करके धरती पर लौट के आती है, तो चांद हमें दिखाई देता है। अब चांद का गुरुत्वाकर्षण बल अनंत हो जाए, सूरज की रोशनी चांद पे पड़ेगी तो टकरा कर वापस लौट ही नहीं पाएगी, चांद उस रोशनी को निगल लेगा, वो रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, हमें दिखाई देगा नहीं। तो उसी तरह से ये जो तारे हैं इन्हें हम कहते हैं ऐसे आकाशीय पिंड, इनका ग्रेविटेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि अपने आसपास की हर चीज़ को अपने में समा लेते हैं, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी इनसे टकरा करके वापस नहीं लौट पाती है, इसलिए दिखते नहीं। जब सूरज की रोशनी टकरा कर नहीं लौट रही, हमारी आंखों पर नहीं पड़ रही, तो हमें ये दिख भी नहीं रहे, दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए इनको हम लोग कह देते हैं ब्लैक होल। होल का मतलब क्या है? जिसके अंदर सब कुछ समा जाए, है ना? और ब्लैक मतलब अंधकार, दिख नहीं रहा। हिंदी में इसको कहते हैं कृष्ण छिद्र। अब सवाल आएगा कि देखो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि ब्लैक होल का कारण क्या है? तारे में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण या किसी भी पिंड में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण। घनत्व मत लगाना, घनत्व उसका आंसर मत देना। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो घनत्व, देखो घनत्व की वजह से गुरुत्वाकर्षण तो पैदा हो रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो हर चीज़ को अपनी ओर खींच रहा है। तो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तारा किसमें बदल जाता है? किसमें बदल जाता है? ब्लैक होल में या कृष्ण छिद्र में। लेकिन जरूरी नहीं है कि सुपरनोवा ब्लास्ट के बाद तारा ब्लैक होल में बदलेगा ही। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि तारा अपनी ऊर्जा खो देगा। ऊर्जा खोने का मतलब उसके अंदर जो हीट और रोशनी है उसने वो खो दिया, ठीक है ना, खो देगा, और ये जो है गर्म व्हाइट वार्फ में बदल जाए। गर्म व्हाइट वार्फ का मतलब क्या है? ऐसा थोड़ी है कि उस पर आपने उसमें ऐसी भाप डाली कि एकदम से ठंडा हो गया, वो गर्म था, ब्लास्ट हुआ है, खोलता हुआ भाई साहब, जरा सा चले तो ये उसको थोड़ा सा दूर को भुर्र करके उड़ जाओगे, पता ही नहीं चला कहाँ गए। मतलब मरने में कष्ट ही ना होगा, पास हो गए, भस्म हो गए, भस्म, है ना? गंगा जी में बहाने के लिए कुछ बचेगा ही ना। डर लग रहा है ना? हाँ, डर लग रहा, ठीक है। तो अब ऐसा थोड़ी है एकदम से ठंडा हो जाएगा, ब्लास्ट हो गया वो ब्लैक होल में ना, उसका संकुचन, उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा ना हुई कि वो ब्लैक होल में बदल जाए, लेकिन ब्लास्ट हो गया, उसकी एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी उसकी खत्म हो गई। अब जब उसकी एनर्जी खत्म हो गई तो यहाँ पर उसको हम कहते हैं वमन। क्या कहते हैं? वमन, ड्वार्फ या वमन। अब इसको व्हाइट क्यों नाम दिया हमने? क्योंकि इसके अंदर रोशनी तो अभी है ना, एनर्जी का सोर्स खत्म हो गया, एनर्जी खत्म हो गई, लेकिन गर्म है, ये गर्मी की वजह से चमक रहा है, चमकने की वजह से हमें दिखाई भी दे रहा है। सफ़ेद रंग का, किस रंग का? सफ़ेद रंग का। सूरज के 7 रंग मिलकर क्या बनाते हैं? सफ़ेद रंग बनाते हैं। तो ये हमें सफ़ेद रंग की चमकीली वस्तु दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं बेटा व्हाइट ड्वार्फ। गर्म मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, हिंदी में इसको कहते हैं श्वेत वमन। तारा किसमें बदल गया? व्हाइट ड्वार्फ में बदल गया, और बहुत गर्म है इसलिए इसको मैंने नाम दे दिया गर्म। अब गर्म क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है, एनर्जी तो इसकी समाप्त हो गई है, लेकिन गर्म हो गया, अब धीरे धीरे ठंडा होगा। अगर ये ठंडा क्यों हो रहा? कि उसके अंदर की जो एनर्जी है, ईंधन जो है वो खत्म हो गया, इसके अंदर का ईंधन या एनर्जी खत्म हो गई, अब धीरे धीरे संलयन तो खत्म हो गया, अब धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। भाई गर्म से गर्म, तो इस तरह से प्रोसेस क्या है, फिर से इसको एक बार समराइज कर लें कि जो स्टार है या तारा है उसकी ईंधन का सोर्स क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन के 2 एटम मिल रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं, ओके। अब होता क्या है, धीरे धीरे तारे की उम्र जो है वो ढलने लगती है। तारे की उम्र ढलने का मतलब क्या है? कि उसमें ईंधन खत्म होने लगता है। अब सेंटर में तो ईंधन सारा खत्म हो गया, लेकिन उसके आसपास के जो किनारे वहाँ पर ईंधन बचा हुआ। अब एक स्टेज ऐसी आती है
कि सेंटर में जो फ्यूजन है या नाभिक के संलयन है वो खत्म हो गया, लेकिन बाहरी किनारों पर संलयन जो है वो जारी है या ईंधन बचा हुआ है। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जो बाहरी हिस्सा है तारे का चारों ओर का, वो बहुत लाल रंग का हो जाता है, गर्म होकर के बहुत ही लाल रंग का हो जाता है और बहुत ही इरेगुलर शेप का या अनियमित आकार का हो जाता है, ऐसे जैसे आपके शरीर पे फोड़ा, ठीक है ना। इसी अनियमित आकार के गर्म तारे को हम कहते हैं रेड जिएंट या रक्त दानव या लाल दानव। क्या कहते हैं? रेड जिएंट या रक्त दानव या लाल दानव कहते हैं। अब इसमें विस्फोट होता है, किसको, इस विस्फोट को हम क्या कहते हैं? सुपरनोवा ब्लास्ट। लेकिन अभी क्या है कि जैसे सेंटर में हाइड्रोजन जो था, धीरे धीरे सारा हाइड्रोजन हीलियम में बदल गया, फिर उसके बाद सारा हीलियम कार्बन में, कार्बन किस में बदल जाता है? लोहे में बदल जाता है ना। अब सुपरनोवा विस्फोट होगा या नहीं होगा, ये किसने बताया? चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर ने कहा कि साहब 1.4 की इसकी सीमा है, अगर 1.4 से इसका मास, स्टार का मास 1.4 सूरज के मास के 1.4 से ज़्यादा रहेगा तो सुपरनोवा ब्लास्ट नहीं होगा, जैसे ही नीचे आएगा तो सुपरनोवा ब्लास्ट हो जाएगा। अब सुपरनोवा ब्लास्ट के बाद या तो तारा ब्लैक होल में बदल जाएगा या फिर वो व्हाइट ड्वार्फ में, और व्हाइट ड्वार्फ के बाद किस में बदल जाएगा? ब्लैक ड्वार्फ में। अब ये जो व्हाइट ड्वार्फ है इसी को हम कहते हैं फॉसिल प्लैनेट या जीवाश्म तारा। अब उसके बाद जो ब्लैक ड्वार्फ है इसी को हम कहते हैं न्यूट्रॉन तारा। अब ये जो ब्लैक ड्वार्फ या काला बमन, ब्लैक ड्वार्फ या काला बमन जो है, जिसको हमने नाम दिया है न्यूट्रॉन तारा, ये बहुत ही तेज गति से घूमता है, बहुत तेज गति से घूमता है और घूमते हुए बहुत तेज गति से रेडिएशन निकालता है। उस रेडिएशन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पल्सर, जो कि एक बाइक का ब्रांड भी है। पल्सर होंडा की बाइक है, जिसकी भी बाइक है, बजाज वालों की बाइक है पल्सर। तो ये पल्सर नाम जो है वहीं से आया। अब एक तो तारा बहुत तेजी से घूम रहा है, इसके अलावा घूमते हुए तारा जो है अपने अंदर से बहुत तेज गति से चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय रेडिएशन फेंक रहा है, जिसको हम कहते हैं पल्सर। उस रेडिएशन को कहते हैं, क्या कहते हैं? पल्सर। ठीक है साहब। तो चलिए फिर इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।